हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल बहुत परेशान किया था इंटरनेट ने। आज देखो जी क्या हाल है ना। और मुझे लगता है कि आज बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। जल्दी से आप सब लोग मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से सब लोग सुन पा रहे होंगे जी। ठीक है, लाइव आ जाइए जल्दी से आप लोग। और कितना प्यारा दिन है आज का, कितना अच्छा लग रहा है ना। और प्यारे बच्चों, हम एक सिलेबस को समाप्त करने की ओर अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और टाइम से सिलेबस समाप्त हो भी जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। क्या आप लोग जुड़ गए हैं? साथ में ईयरफोन रखें, एक कॉपी रखें, एक कलम रखें। और ईयरफोन लगा करके पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से सुन पाते हैं। साथ में कॉपी पे है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। और आज हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन भाग होने वाला है यहाँ पर। चलिए, साफ साफ दिख रहा है जी आप सभी को, सब कुछ बढ़िया है। क्या आप लोग तैयार हैं क्लास के लिए? कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग क्लास आप सभी को। मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, आपका दिन बेहतर हो और आप पूरे दिन तक अच्छे से पढ़ाई करें, हम तो यही चाहते हैं जी। यस ठीक है सर। बढ़िया हो आप लोग, मस्त हो जी। इसमें चला दो मैं तब टीवी पर। मस्त हो सब लोग, बढ़िया हो। यस, कहते हैं जी ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बच्चों, इधर कुछ दिनों से हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही हैं, इसलिए कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। सब कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में तो फिर मज़ा नहीं आता जीने में। आगे लिखें कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का जुनून है तो आप आराम से कर सकते हो। तो क्या, और एक बहुत ही अच्छी सूचना है बच्चों, हमने एक वीडियो बनाई है 2023 वालों के लिए, है ना। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है और 2024 वालों के लिए। तो वो है ना, तो वो वीडियो आपको मिलेगी बच्चों क्लास के बाद। क्लास के बाद आपको वो वीडियो मिलेगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है जी। इसको हटा दीजिए, इसको ब्लॉक कर दीजिए, बहुत फालतू कॉल करता है बच्चा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि आपने इसका पार्ट 1 त्रिभुज का, प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप बताएं मुझे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। जल्दी स्पीड में जल्दी बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। चलो जी, बेहतर है। आओ पार्ट 3 शुरू करते हैं। कहते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हम इसमें कुछ एंगल निकालना सीखेंगे, कुछ कोण निकालना सीखेंगे। बाकी हम आपको बताएंगे कि समरूप आकृति क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। समरूप और सर्वांगसम के बारे में बताएंगे। पहला हम है ना कुछ कोण फाइंड करना सिखाएंगे, समरूप बताएंगे, सर्वांगसम क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको आज समरूपता का नियम पढ़ा देंगे। समरूपता का नियम, समरूपता का, यानी कह सकते हैं आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम चर्चा करते हैं रिवीजन पर, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखते हैं। चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि कोई भी जो पूरक कोण होता है, दो पूरक कोणों का योग, पूरक कोण का मैंने क्या बताया था कि दो पूरक कोण का योग क्या होता है हमेशा बच्चों। तो हमेशा अगर आप दो पूरक कोण लोगे, जैसे ए और बी ले लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर के हमेशा कितने डिग्री होते हैं बताओ? 90 डिग्री होते हैं। दूसरी बात है, अगर हम एक कोण कहते हैं जी, अगर हम एक कोण कहते हैं बच्चा थीटा, क्या कहते हैं? थीटा। थीटा का पूरक बताओ क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना। गुरुजी थीटा का पूरक होता है 90 डिग्री और माइनस का थीटा।
माइनस का थीटा, क्योंकि ये दोनों जोड़ के होना चाहिए 90 डिग्री। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा होता है समपूरक। समपूरक जब दो कोण मिलकर के 180 हो जाए, जब दो कोण मिलकर के कितना हो जाए 180 हो जाए, a और प्लस b बराबर 180 हो जाए, तो ये हमारा समपूरक कहलाता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि ये सब बंद कर देना अच्छे से, अगर मैं आपसे पूछूं a का समपूरक, थीटा का समपूरक, थीटा का समपूरक, तो आप बोलोगे बच्चों 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि आप ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं? बताओ। अगर नहीं लगता है तो मैं फंसाने के लिए आपको तैयार हूं। गुरुजी कैसे? बताओ बच्चों। वह कोण बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। जल्दी से क्वेश्चन, वह कोण जो अपने पूरक के बराबर हो, वह कोण जो अपने पूरक के बराबर हो, जो अपने पूरक के बराबर हो, पूरक के बराबर हो। जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में जल्दी कीजिए। वह कोण जो अपने पूरक का बराबर हो। बच्चों ध्यान से देखना, वह कोण जो अपने पूरक का बराबर हो, जल्दी बताओ आंसर। 45 डिग्री। 45 डिग्री बच्चों, इसके बराबर भी देखेंगे इसका पूरक भी 45 होगा। तो आप कह सकते हैं वह कोण जो अपने पूरक के बराबर हो 45 डिग्री होगा। अगली बात आती है कि वह कोण जो अपने, वह कोण जो अपने पूरक का, पूरक का सॉरी समपूरक कर देते हैं, वह कोण जो अपने समपूरक के बराबर हो, समपूरक का बराबर हो। जल्दी फटाफट गुरुजी। वह कोण जो अपने समपूरक का बराबर हो। सर समपूरक का बराबर तो 90 होता है, 90 के बराबर हम 90 लेते हैं, 90 बराबर 90। तो वह कोण जो अपने समपूरक का बराबर हो, तो समपूरक का बराबर होगा सर 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 180 होता है और दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। यस सर। ये बताओ बच्चों, वह कोण जो अपने पूरक का आधा हो। किसका? पूरक का आधा। इसमें जरूर फंसोगे, एकदम फंसोगे। वह कोण जो अपने पूरक का आधा हो। जल्दी से, इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए कोई खास दिमाग नहीं चाहिए, नॉर्मल भी आप बना सकते हो। बच्चा जो पूरक का आधा हो, जो अपने पूरक का आधा हो, जल्दी बोलो जल्दी। सबसे पहला आंसर किसका आ गया? नहीं आया किसी का? हाँ सर, सबसे पहले सोनू कुमार का आंसर आया है। गुरुजी 30 डिग्री होगा। देखो अगर मैं 30 लेता हूँ तो इसका पूरक होगा 60, और आप ध्यान से देखो पूरक का आधा है ना, 60 का आधा होता है ना 30। हाँ बिल्कुल, तो 30 डिग्री होगा बच्चों, जो अपने पूरक का आधा हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। कहते हैं कि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात बच्चों 1, 2 और 3 है, तो बताइए कोण का मान क्या होगा? तो कोण का मान क्या होगा? जल्दी से। अगर बच्चों कोणों का अनुपात 1, 2 और 3 दिया है तो कोण का मान क्या होगा? हमने आपको सिखाया था, अगर आप सबको ऐड करोगे ना 1, 2 और 3 को, 1 और 2 3, 3 और 3 6 होता है ना, 6 को भाग करोगे तो जल्दी बताओ। सबसे पहला आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अगर कोण का अनुपात 1, 2, 3 है तो वह कोण कौन सा है? अनुपात में जोड़ो, 3, 3, 6, कुल कितना होता है? 180। कुल 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पहला मान आएगा 30 डिग्री, दूसरा मान आएगा 60 डिग्री और तीसरा मान आएगा 90 डिग्री। तो बच्चों आप देख सकते हैं 30, 60 और 90 कितना होगा? 30, 60 और 90 तीनों कोण का मान होगा। एक और क्वेश्चन कहते हैं, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 5 है तो कोण का मान बताइए क्या होगा? ये सब रिवीजन हो रहा है बच्चा। कोण का मान क्या होगा? तेजी में कहते हैं यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात मालूम है 2, 3 और 5 तो कोण क्या होगा? आप इसको ऐड करोगे ना, 2, 3 को 5, 5 10 होता है, 180 को भाग कर देते हैं 10 से आप देखेंगे कि ये आ गया 18 डिग्री। 18 को गुना 2 से कर दो 36, क्योंकि अनुपात में जितना वैल्यू दिया है उतना से मल्टीप्लाई करना आपका धर्म है। 18 को गुना कर दो जी 3 से, 54 हो जाएगा। 18 को गुना कर दो 5 को, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 36, 54 और 90
36, 54 और 90 हो जाएगा। बहुत प्यारा सा आंसर था आपके सामने। इसके पहले मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि अगर एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 है। ये कह रहा है हम 77 डिग्री हैं और ये कह रहा है बच्चों कि हम 53 डिग्री हैं। तो बताओ तीसरा वाला जो एंगल खाली है वो कितना होगा? तीसरा वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। ये दोनों को हम ऐड करते हैं, 7 और 3 10 की 0, शेष रहा 1, 12 और 1 13, 130 डिग्री ये दोनों मिलकर है। हमें चाहिए 180 और ये 130 है। तो आप कहोगे सर ये हमारा 50 डिग्री कम है। तो बच्चों ये 50 डिग्री आपका हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं एक ऐसा प्रश्न दूँ आपको और मैं बोलूँ जी ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये वाला डी है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है आपको उतना आसान मैं होने नहीं दूंगा। सर कैसे? आ जाओ। अगर मैं कहता हूँ कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, देखना आपको खतरनाक फंसाऊंगा। तो एंगल ए सी डी क्या होगा? जल्दी से बताओ एंगल ए सी डी क्या होगा? आपके लिए यहाँ पर 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज है बच्चों कहाँ पर कौन सा एंगल बैठेगा। पहला चैलेंज देखो कहाँ पर कौन सा एंगल बैठेगा, और दूसरा चैलेंज है आपको ये फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले ये देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया है एंगल बी ए सी। बी ए सी का मतलब बीच वाला देखो ए का मान दिया है 70। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है सीखने के लिए। दूसरा लिखा है, दूसरे वाले में देखो लिखा गया है बी कितना डिग्री है? 55। अब ये चीज़ आपने देख लिया। अब आप ये सोचो आपको निकालना क्या है। बहुत बच्चों को गलत है, मैं देख रहा हूँ टीवी पर। निकालना आपको है एंगल सी ए सी डी, ए सी और डी, ये एंगल फाइन करना है, ये एंगल फाइन करना है। अब ये बताओ ये एंगल बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है। तो अब दिस इज बाह्य कोण बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है। बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतः कोणों का योग। याद है कि नहीं? तो बच्चों बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतः कोणों का योग, दोनों अंतः कोणों का योग। तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों अंतः कोण है कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर 70 और प्लस का 55 बराबर 125 हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे मैथ्स सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। चलिए ये वाला भी टेक्निक आपने सीख लिया, पहले ही सीखा था हमने, रिवाइज करा दिया। आ जाओ एक आध क्वेश्चन यहाँ पर भी हो जाए। हमने कहा जी ये इस तरह से दिया गया है, ये वाला मान हमारा, ये वाला मान 105 डिग्री का है, 105 डिग्री का। तो दूसरा तरफ का ये वाला फंक्शन कितना होगा बताओ, ये वाला कितना होगा जल्दी बताओ। अगर वो 105 है तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो एक आधा वृत्त है, और आधा वृत्त पर जब कोण बनता है तो दोनों जुड़ के 180 होता है। तो ये कहोगे 75 डिग्री है। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात है अगर इसमें कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 2-3 तरह से ऐसे काट दिया जाए, ये वाला 3 कर दे, ये वाला बच्चों ये वाला भी हमारा कर दे, मान के चलो 4x कर दे, ये वाला 2x कर दे, ठीक है ना। अब बताओ इसमें से सारे एंगल्स कौन कौन से होंगे? इसमें एंगल कौन कौन सा होगा? पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा? दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकेंड, दिस इज थर्ड। पहला, दूसरा और तीसरा का मान क्या होगा? आप बोलोगे सर ये जो है 180 डिग्री है, ये जो है ना पूरा ये 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट में इसकी वैल्यू देखो 2, 4 और 3। 2, 4, 3 कितना होता है भाई? तो आप कहोगे 2x और प्लस का 4x और प्लस का 3x इज इक्वल टू, आप बोलोगे 180। 180 जोड़ो इसको जी, 2, 4, 6, 3, 9। तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। आप 9 से अगर इसे डिवाइड करते हो तो 9 दूना 18। x की वैल्यू देखो 20 डिग्री आ गया। बोलो हाँ या ना। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो फर्स्ट वाला वैल्यू आएगा 20 दूना 40, ये हो जाएगा 40 डिग्री फर्स्ट वाला मान। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, सेकंड वाला मान 80 डिग्री हो जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो बी है ना 40, 80 और 60। ठीक है, आई थिंक बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमने बताया जी कि कभी भी अगर आप देखोगे ना इस वाले फंक्शन को, ऐसे देखोगे कभी पर भी,
तो अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारा 40 डिग्री है जी, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होता है बच्चों? अगर ऊपर हमारा 40 डिग्री है तो नीचे भी हमारा क्या होगा? 40 डिग्री। और इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है बच्चों एकांतर कोण। क्या नाम है? एकांतर। एकांतर कोण कहते हैं। और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण मतलब एक ही रेखा के दोनों तरफ बने कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बताओ? बराबर होते हैं। ठीक है। एक फंक्शन और सिखाया था आपको, हर चीज़ का रिवीजन करा दिया जी, बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने सिखाया था, जैसे मानो भाई साहब ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पर टोटल 4 एंगल बनते हैं और चारों एंगल को निकालने के लिए सिर्फ एक एंगल हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब वो 4 एंगल कौन कौन से बनते हैं, आ जाओ देखते हैं जी। 4 एंगल कौन कौन से बनते हैं? तो हमने कहा कि यहाँ पर 4 कोण बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों आपको ये बताना है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इसमें कौन कौन सा एंगल बराबर होता है? तो आप कहोगे सर 1 के सीधे में लिखा है 3, तो 1 बराबर होता है 3 और 2 बराबर होता है 4। अगर मैं पूछूं ये कोण कौन सा है तो आप बोलोगे सर इस कोण को हम कहते हैं, है ना, सम्मुख या शीर्षाभिमुख। सम्मुख बोलते हैं या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। बोलो हाँ या ना। इसे हम सम्मुख कोण कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप 1 और 2 को जोड़ोगे तो 180 होगा, 1 + 2 बराबर 180 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो भी 180 हो जाएगा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों होता है? आप बोलोगे सर ये दोनों अर्धवृत्त बना लेते हैं। 3 में अगर आप 4 जोड़ोगे फिर भी 180 हो जाएगा, और अगर 4 में से आप 5 जोड़ोगे फिर भी 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? येस और नो? आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको फोकस करना भाई। क्वेश्चन लिखा गया है, मैं कोई एक एंगल आपको बताऊंगा। दिस इज 1, 2, 3 और 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस इज एंगल 4। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें एक एंगल हमें मालूम चल गया जी कि ये हमारा 75 डिग्री है, तो बताइए अब मुझे कि एंगल 2 कितना होगा, 3 कितना होगा और 4 कितना होगा। मुझे लगता है आप तुरंत बता दोगे, तुरंत ऐसे चुटकी बजाओगे आंसर आएगा। चलो जल्दी से। तो सबसे पहली बात है गुरुजी की एंगल 1 के सामना एंगल 3 बराबर होता है। एंगल 1 के सामने एंगल 3 बराबर होता है, तो एंगल 3 भी 75 ही होगा, तो दिस इज 75 डिग्री। दूसरी बात यह है कि एंगल 2 अगर 1 और 2 को जोड़ना है तो ये आधा वृत्त बनता है। 1 और 2 को जोड़ने से क्या बनता है? आधा वृत्त। और आधा वृत्त का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा एंगल 180 होना चाहिए। तो बच्चों अगर ये हमारा 75 है और एंगल 2 मालूम नहीं है, 75 में हम कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? आप कहोगे भाई मेरे 105 जोड़ दो, और 105 जैसे ही ये मालूम चला तो उसके सामने वाला भी 105 होता है। ठीक है ना। तो ये वाला भी फंक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और आई थिंक आपको बहुत समझ में आया होगा, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को किया होगा। नेक्स्ट हमने सिखाया था प्यारे बच्चों आपको कि अगर 2 रेखाएं इस तरह से जाती हैं, ध्यान देना, अगर 2 रेखाएं इस तरह से हैं दी हुई और उसके बीच में इस तरह से हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर कितने एंगल्स बनाए थे? जल्दी बोलो। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने बनाए थे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 5 था, ये एंगल 6 था, ये हमारा 7 था और ये 8 था। टोटल एंगल कितने बने थे? 8 बने थे बच्चों। अब 8 में से कौन कौन से बराबर हैं? तो ये वाला तो मैं पढ़ा दिया हूँ, तो बीच वाला फंक्शन नहीं बताऊँगा, बीच वाला फंक्शन नहीं बताऊँगा। 5 बराबर होगा 6 का। 5 किसका होगा बताओ? 5 एक ही रेखा के दोनों तरफ बने एंगल हैं, तो 5 और 6 बराबर होगा, एकांतर कोण। उसी तरह से प्यारे बच्चों 7 और 8 बराबर होगा, है ना, 7 और 8, 7 और 8, 5, 6 बराबर होगा, 7 और 8 भी बराबर होगा, एकांतर कोण। बाकी बीच वाला फंक्शन थोड़ी देर पहले समझाया था। अच्छा ये बताओ कि ऐसे क्वेश्चन में 8 कोण बताने के लिए आपको कम से कम कितना कोण मालूम होना चाहिए? जल्दी से। ठीक है। कहते हैं सर इसमें से 8 कोण निकालने के लिए हमें कम से कम 2 कोण मालूम होना चाहिए, कम से कम 2 कोण। बच्चों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन देने के लिए मैं तैयार हूँ।
क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं? आ जाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस तरह से एक रेखा देता हूँ और इस तरह से कुछ करता हूँ, 8 कोण अपने मन में आप मान लीजिए। मैं इस वाले फंक्शन को कहता हूँ ये है 45 डिग्री जी, ठीक है। एक और कुछ बोल देता हूँ, ये है मान लीजिए 70 डिग्री, 70 डिग्री। बाकी सारे कोन्स आपको बताने हैं ध्यान से। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये एंगल 5 था, ये एंगल 6 कर देते हैं इसको 6, ये 7 और ये एंगल 8 है जी, 8। आप जल्दी से अपने कॉपी में लिखो बहुत तेज़ी में कि सारे एंगल्स कौन कौन से होंगे। एंगल 1, 2, चलो फटाफट से। इसके बाद हमारा आज का क्लास शुरू होगा क्योंकि हमने 2 दिनों से इतना ही पढ़ाया है आपको, ठीक है जी। आ जाओ। कहते हैं एंगल 1 का मान कौन सा है बच्चों? 1 मालूम नहीं है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर यहाँ 70 डिग्री है, अगर यहाँ 70 डिग्री है तो यहाँ भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो होता है ना, एक ही रेखा के दोनों तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल अगर 8 हमारा 70 है तो ये भी हमारा 70 होगा। एंगल 6 70 होगा भैया, मेरे एंगल 6 में 70 होगा, बैठा दिया हमने। अब ये बताओ कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है। इसमें से 2 एंगल आपको पहले ही मालूम है, कौन कौन सा? आपको 70 और 45 मालूम है। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 70 और प्लस 45 को, तो बच्चों 7 4 11 होता है, 115 डिग्री ये दोनों मिलके होता है। अब इसमें से हमें और चाहिए 65 डिग्री, है ना। 115 हो गया तो 65 डिग्री हमें और चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा एंगल फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये 65 डिग्री होगा। तो एंगल फर्स्ट 65 डिग्री होगा, और अगर फर्स्ट 65 डिग्री है तो उसके सामने वाला भी 65 होगा, है ना। ये 65 है तो सामने वाला भी क्या होगा बोलो? 65 होगा। तो बच्चों एक 65 है तो 3 वाला भी 65 होगा। ठीक है। अब देखो ये 6 हमारा 70 हो गया और 8 70 हो गया, तो 6 और 8 दोनों 70 डिग्री है। अब एक चीज़ ये बताओ बच्चों कि अगर ये ये हो गया ना, अब इसके ये अगर ये 45 है, 5 और 7 बराबर होगा, 5 और 7 आपस में बराबर होता है। ये आपको बाद में कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा जी। तो यहाँ अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, 7 नंबर वाला, क्योंकि एकांतर कोण है, 45 है। अब क्या चाहिए भाई? अब ये एंगल फाइंड करना है। 65 है तो सामने वाला 3 भी 65 होगा, हो गया जी। उसके बाद देखो ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, 1 और 2 मिलके 180 होना चाहिए। पूछोगे क्यों? नहीं समझे सर। नहीं समझ में आया तो हम क्या करें बच्चों? मैं तो 2-3 दिन से समझा रहा हूँ। 1 और 2 दोनों मिलके 180 होना चाहिए। तो 165 है बच्चों और हमें 115 चाहिए, तो दिस इज 115 डिग्री। 2 में आएगा 115 और 2 के सामने होता है 4, ये भी होगा 115। 5वां एंगल क्यों छूटा है भाई? 5वां एंगल तो 45 पहले से दिया गया है। देखो आंसर मिलाओ, आंसर मिलाइए। क्या आपका आंसर सही है? क्या आपका आंसर सही है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही है? आप डेली क्लास करो बच्चों, आपको डेली समझ में आएगा। यस, आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ नया। अब ये नया सबके लिए है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सबके लिए है। बच्चों कहते हैं कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाएं इस कदर से हैं और इसको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है बच्चों, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर कितने एंगल्स बन सकते हैं? कितने एंगल्स बन सकते हैं? आप बोलोगे सर यहाँ टोटल बनेंगे 8 एंगल, 4 यहाँ बनेंगे और 4 यहाँ बनेंगे। अब इन एंगल्स का नाम, ये नया है, सबके लिए नया है, पहले नहीं पढ़ाया कभी मैंने। तो दिस इज 1 बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8। अब आपने देखा कि यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं 8 एंगल्स बने हैं। अब इसमें से पहले आप बताओ कौन कौन से बराबर होंगे। सबसे पहली बात ऊपर वाले में देखिए बच्चों, तो जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं उसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 के बराबर में 4 होगा, 1 के बराबर 3 होगा,
5 के बराबर 7 होगा, 6 के बराबर 8 होगा, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे हम कहते हैं सम्मुख कोण। लिख दें क्या? चलो भाई लिख देते हैं। एंगल 1 बराबर 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये तो होगा ही ना, हो गया। इसे क्या कहते हैं? सम्मुख, सम्मुख कोण। तो दिस इज सम्मुख कोण बच्चों, ठीक है ना। फिर से आप, है ना, फिर से आप नीचे वाले में आके देख लो, नीचे देख लो। तो 5 के सामने 7 है तो लिखेंगे 5 बराबर में 7। फिर कहोगे जी 6 के सामने 8 है तो कहोगे 6 बराबर 8, यहाँ बराबर होगा, सॉरी बच्चों। और ये भी हमारा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब सबसे बड़ा चीज है, हमें संगत कोण पढ़ना है, संगत कोण। आइए, और कुछ जानना चाहते हैं आप? यस सर, जनाओ। ये पहले की कहानी है, बच्चों वाली कहानी है, पहले भी पता था हमें, आज भी पता है। अब एक नया बात है यहाँ पर, देखो आप ना 100% ऊपर वाले की तुलना नीचे वाले से कर सकते हैं, 100%। सर कैसे बताओ, कैसे? इसमें जो जो एंगल का मान आएगा ऊपर वाले गोले में, सेम सेम नीचे वाले में भी आता है। यानी जो जो एंगल का मान ऊपर वाले में आएगा वही सेम सेम नीचे वाले में आएगा। सर कैसे? देखो ये वाला फंक्शन 2 जो है ना, ऊपर वाला आंसर 2, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 क्योंकि एक ही रेखा है ना, एक ही रेखा है, इसी पर यहां बना है कौन, फिर यहां बना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर एंगल 2 किसके बराबर होगा बोलो? एंगल 2, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। समझे आप? यस, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 का, एंगल 1 होगा एंगल 5 का। ध्यान से देखो, ऊपर बना, ये भी ऊपर बना है। तो बच्चों एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 5, ठीक है। अगर ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होगा। फिर होगा एंगल 3 किसका? एंगल 7 का। ठीक है ना, समांतर रेखा है। एंगल 3 होगा बच्चा एंगल 7 का, और इस बार में देखोगे तो एंगल 4 होगा, एंगल 4 होगा एंगल 8 का, एंगल 4 होगा एंगल 8 का। बोलो बोलो बोलो, कौन सा कोण है? तो आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे संगत कोण हैं, संगत कोण, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों संगत कोण। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये पहले से ही पता है, ये कहानी आप पहले सुन के रखे हो कि सर 2 और 3 जुड़ेगा, 2 और 3 जब भी जुड़ेगा, 2 और 3 जुड़ेगा तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि वहां पर एक आधा वृत्त बन रहा है। एक चीज सोचना थोड़े दिमाग, ठंडे दिमाग से, कि मैं कहता हूं कि एंगल 2 और प्लस एंगल 3 बराबर होता है 180 डिग्री। और फिर मैं ये क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 को जगह पर, है ना, 2 के जगह पर मैं 6 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि देखो 2 6 के बराबर है, संगत कोण है, 2 6 के बराबर है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, 2 के जगह में 6 रख देता हूं, 6 + 3 बराबर 180। बोलो हाँ या ना। ये कहानी कितने बच्चों को समझ में आ रही है? कितने बच्चों को समझ में आ रही है कि एंगल 6 और एंगल 3 दोनों, यानी कि अंदर अंदर देखो नीचे नीचे, इसका योग भी 180 होता है, इसका योग भी 180 होता है, इसका योग भी 180 होता है। क्योंकि हमने देखा एंगल 2 और एंगल 3 जुड़ने से 180 होता है, और मैंने कहा 2 6 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 6 और 3 भी जोड़ने से 180 आएगा। कितना प्यारा बात है बच्चा। अगर मैं कह दूं आपसे कि एंगल 2 को जोड़ोगे 3 से तो 180 आएगा, उसी प्रकार से इस बार में 4 को जोड़ोगे 5 से तो 180 आएगा, तो फिर कह सकता हूं कि एंगल 4 को जब आप जोड़ोगे एंगल 5 से तो भी आपका मान 180 आएगा। अब ये बताओ, जरा सोच के बताना, थोड़ा टाइम लेना, कि इसके 8 में से 8 एंगल निकालने के लिए आपको कितना एंगल चाहिए? जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर फ्री फायर कौन खेलता है? भाई साहब पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लो, माँ बाप बहुत आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं। 8 एंगल निकालने के लिए आपको कितने एंगल्स चाहिए? जल्दी से। सर 180 चाहिए। 2 चाहिए? नहीं बच्चों, मुझे ऐसा लगता है
कि 8 एंगल निकालने के लिए सिर्फ एक एंगल से भी काम चल जाएगा। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। संगत कोण होगा या एकांतर कोण सर? ये एकांतर, ये वाला नहीं, ये तो संगत है बच्चा। एकांतर कोण जब भी बनता है, देखो दोनों में अंतर है, आप नहीं समझते हो। देखो दोनों में बड़ा अंतर है बच्चों, देखो समझो। मैंने कहा ऐसा फंक्शन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तरफ विपरीत दिशा में बना कोण, ये एकांतर कहलाता है। दिस इज एकांतर, दिस इज एकांतर बच्चों। लेकिन जब कभी ऐसा बने, ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है, तो ये विपरीत दिशा में नहीं है। आप बढ़िया से देखो, एक ही दिशा में है, देखो एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में हो तब हम संगत कहते हैं, न कि एकांतर, न कि एकांतर। आ जाओ, अगर आपको लगता है कि मैं समझ चुका हूं या समझ चुकी हूं तो आइए और हमारे इस बहुत ही बढ़िया ये चीज़ होने वाला है। अगर आपको लगता है ऐसा कि हम समझ गए हैं तो आइए कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन देते हैं। यस, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप देखेंगे सारे एंगल्स के मान आप फाइंड करेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। 1 2 3 4 5 6 रुक जाओ, सॉरी 5 6 7 8। मैं कोई एक कोण आपको देता हूं, चलो मैं ये दे देता हूं, ये वाला फंक्शन कोण 1 दे देता हूं, 1 दे देता हूं बच्चों। मान लेना, आप मान लेना 80 डिग्री, मैंने नहीं 80 मत दो यार, 80 मत दो, 80 नहीं देते है ना। मैं देता हूं 75 डिग्री बच्चों, 75। कोण एक का मान मैंने 75 डिग्री दिया है, बाकी सारे कोन्स आपसे निकलवाऊंगा। जल्दी बताओ कि निकाल के कौन कौन सा होगा। अगर एक कोण मैंने आपको दिया है और बाकी मैंने आपसे पूछा है, जैसे एक मैंने दे दिया, 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया। और लो भाई यहाँ लिख देता हूँ एंगल 7 और ये एंगल 8। जल्दी करना, थोड़ा सा जल्दी। आप कहोगे सर सिंपली आप देखो जल्दी सर, 1 का 5 हो गया, क्या क्या हो गया, फटाफट करो। ठीक है, टाइम है आपके पास, करो आराम से, 1 मिनट टाइम देता हूँ, बहुत बढ़िया से करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत है नहीं, हड़बड़ी की बात है नहीं इसमें। जितना प्यार से आप कर सकते हो करो। चलो भाई साहब देखते हैं। हाँ, अगर 1 आपके पास 75 डिग्री है तो आप बैठा दो 75 डिग्री इसमें, 75। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा देखो, दूसरा तो 1 के सामने होता है बच्चा 3, 1 के सामने 3। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए यह एकांतर कोण है या फिर संगत कोण है, कुछ नहीं पूछेगा, बस आंसर चाहिए उसको, आंसर बस। तो 1 के सामने 3, सामने सामने बराबर होता है बच्चा, 1 के सामने 3, तो कहते हैं भाई 3 भी 75 होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, कि ये दोनों कोण मिलके 180 होगा, 180 होगा। तो ये वाला हो गया 105, तो ये वाला हो गया 105, और 105 के सामने वाला भी होता है 105, 105। ठीक है, कितना सिंपल सी बात है। अब देखो जैसा ऊपर में कोण बना, जैसा ऊपर में कोण बना, सेम टू सेम नीचे फोटो कॉपी कर दो। क्या कर दो? एकदम फोटो कॉपी, फोटो कॉपी। अगर ये है 2 105 तो यहाँ पर आ जाएगा 105, ये है यहाँ पर 75 तो यहाँ भी आ जाएगा 75, फोटो कॉपी कर दो। नीचे है 75 तो आ जाएगा 75, 105 फोटो कॉपी कर दो। और मुझे लगता है कि बहुत इजी लगा। कितने ऐसे है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिसको ये बड़ा इजी लगा? बताओ कि सर मुझे बहुत इजी लगा। जल्दी, कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये एकदम इजी लगा? बच्चों बताओ कि सर बहुत आसान है, बहुत। चलो जी, सही में बहुत इजी है। आ जाओ,
अब हम आगे समझने वाले हैं, इस चीज़ को आप समझ गए, यानी कुछ सेकंड में आप निकाल सकते हो, कुछ सेकंड में, बस कुछ सेकंड में। आइए, दो चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, एक होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। एक होता है समरूप, ठीक है ना। एक होता है सर्वांग सम, एक होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम। मैं आपको दो चीज़ बोलूँगा, ठीक है ना। एक होता है बच्चों किसी भी चीज़ का आकार, आकार। एक होता है बच्चों आमाप। एक क्या होता है? आमाप, आमाप, या इसी को माप बोलते हो, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई पहले से पढ़े हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, अच्छे समझ में आएगा। देखें बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछूं, इन दोनों का क्या एक जैसा है? आकार एक जैसा है या फिर आमाप एक जैसा है? जल्दी बताओ। या दोनों एक जैसा है? आपके सामने मैंने एक वृत्त बनाया है और मैंने आपके सामने एक दूसरा वृत्त बनाया है। दिस इज वृत्त बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है और ये भी वृत्त है। इसका क्या बराबर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। आकार बराबर है या आमाप बराबर है या दोनों बराबर है? आप लोग कह रहे हैं सर आकार बराबर है। आकार मतलब ये नहीं होता ना ये बड़ा छोटा, आकार का मतलब बस ये होता है ये बना कैसे है। तो बना वही है ना, बस गोल घुमा दिया है। तो इसका भी जो पूरा हमारा कोण बनेगा बच्चों वो भी 360 का होगा, और इसका जो हमारा कोण बनेगा ये भी 360 का होगा। तो हम ये सिंपल सी एक बात कह सकते हैं कि ये दोनों का जो आकार है वो सेम है। आकार क्या है? सेम है, लेकिन आमाप सेम नहीं है। कैसे? देखो, है आमाप सेम नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। आमाप तब सेम होगा जब एकदम बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। तो ऐसी आकृति बच्चों, ऐसी आकृति, ध्यान से सुनना, कहते हैं ऐसी आकृति जिसके सिर्फ आकार समान हो, आकार समान हो, हम उसे कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं बच्चों? समरूप। समरूप, सिर्फ आकार समान है, मतलब बड़ा छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये दोनों वृत्त समरूप हो सकते हैं? क्या ये दोनों वृत्त समरूप हैं? क्या ये दोनों वृत्त समरूप हैं बच्चों? यानी हम इसे भी वृत्त कहते हैं और इसे भी वृत्त कहते हैं, दोनों का आकार एक जैसा है ना। दोनों का आकार एक जैसा, ये भी गोल है ये भी गोल है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखेंगे नंबर 1, इसमें आकार समान है। पहला प्रश्न अपने आप से आप पूछें, क्या इसका आकार सेम है? हाँ सर, इसका आकार क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं यह समरूप है। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी वृत्त हैं सभी तो ऐसे ही बनते हैं। कोई वृत्त ऐसा बना है क्या? ऐसा वृत्त बना है कि आपने सुना है कि वृत्त ऐसा बना है या वृत्त ऐसा बन गया हो? नहीं सुना है। वृत्त ऐसा होता ही नहीं है। वृत्त हम उसी को कहते हैं जो बिल्कुल गोल हो, बिल्कुल जिसकी त्रिज्या एकदम हर तरफ से समान हो। तो प्यारे बच्चों, क्या हम कह सकते हैं, नोट करके लिखिए कॉपी में, कि सभी वृत्त, एक दो वृत्त की बात नहीं करें, जितने भी वृत्त बनेंगे या बन सकते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? सारे के सारे वृत्त आपस में समरूप होते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, क्या लिखना? समरूप। आइए, अब आपके मन में सवाल होगा, गुरुजी एक मन में बहुत सवाल होता है कि समरूप कहते किसे हैं? तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि समरूप की परिभाषा, समरूप की परिभाषा, ऐसे नहीं आता कभी, फिर भी मैं लिखा देता हूँ परिभाषा। तो बच्चों ऐसी दो आकृतियाँ, ऐसी दो आकृतियाँ, ऐसी दो ज्यामिति भी लिख सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यामिति है ना, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ जिनके आकार समान हो,
समान हो, कॉमा कॉमा, क्या कहलाते हैं बच्चों? समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जल्दी बोलो। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूप कहलाते हैं। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी सेवा में हम पेश करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त डॉट डॉट होते हैं। चलो बच्चों, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। भिन्न मतलब होता है बच्चों अलग अलग, यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन दोनों वृत्त, एक मैंने बड़ा बना दिया और एक मैंने छोटा बना दिया। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। बच्चों जितने भी, कोई भी त्रिज्या ले लो आप, सारे के सारे वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या सर ये सिर्फ वृत्त पर ही काम करता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये बहुत चीज़ों पर काम करता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आपने बोला ये वृत्त है, तो ये आपने नंबर 1 पर देखा वृत्त पर काम करता है। दूसरा वर्ग, आप जितने भी वर्ग बनाएंगे सब एक ही तरह से बनता है। देखो, वर्ग का मतलब है सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, सबका एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, चाहे मैं छोटा बनाऊं या मैं बहुत बड़ा बनाऊं, पर बनाने का तरीका वही होगा। सभी भुजाएं बराबर, एंगल 90 डिग्री, विकर्ण भी बराबर, ये विकर्ण भी बराबर। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं आप लोग? तो जिस प्रकार से मैंने बोला सभी वृत्त का बनने का फंक्शन एक ही है, बनने का तरीका एक ही है, वर्ग के भी बनने के तरीके एक ही जैसे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी वर्ग भी जो हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या सर सिर्फ वृत्त और वर्ग होते हैं? नहीं बच्चों, अभी और पढ़िए। और सभी आयत भी बना के देख लो, सबका वही होता है। लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर, चौड़ाई आपस में बराबर, 90 डिग्री सबका एंगल बनता है, 90 डिग्री। सबके विकर्ण भी बराबर दोनों होते हैं। इसी प्रकार से अब छोटा है और एक छोटा ले लो, उसमें भी वही फंक्शन है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, 90 डिग्री का एंगल। तो सभी वृत्त, सभी आयत, ये भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आयत भी क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। अब एक त्रिभुज भी ऐसा है जो समरूप होता है, बताओ कौन बताएगा उसका नाम? एक त्रिभुज भी है जो समरूप होते हैं आपस में, जल्दी से बोलो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सोच के देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा त्रिभुज कौन सा है बताओ? डॉट डॉट त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम कमेंट में बॉक्स में बताइए कि जिसके बनने की फंक्शन एक जैसी होती है, बताओ। यस, आंसर आ गया, समबाहु। बहुत बढ़िया जी सौरभ, बहुत अच्छा। समबाहु त्रिभुज। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे ना समबाहु त्रिभुज को, तो आप कोई भी, चाहे आप ऐसा वाला बना लो, चाहे आप ऐसा वाला बना लो, चाहे आप ऐसा वाला बना लो, अगर वो कह रहा है कि मैं समबाहु हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसके जो एंगल्स बनते हैं बच्चों, हर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चाहे आप छोटा बना लो, चाहे बड़ा बना लो, जितना छोटा बना सकते हो, जितना बड़ा बना सकते हो, हर चीज में आप देखेंगे तो आपको एंगल सेम मिलेगा। समझ गए? तो उस त्रिभुज को याद रखना, भूलना मत। नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आंसर कहना समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो आंसर कहना भाई मेरे समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जल्दी बताओ? तो कहना समरूप होते हैं। चलिए, अब आपने देख लिया समरूप हम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं,
क्या एक वर्ग एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? यस और नो, यस और नो। आपको ये बताना है कौन सा समरूप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। पहला नंबर, पहला बताओ क्या समरूप हो सकता है या नहीं। दूसरा नंबर, ये वर्ग है बच्चों, ये वर्ग है, ये वर्ग है, और दूसरा वाला हमारा आयत है। यस और नो। तीसरा, तीसरा बच्चों, तीसरा, 3 3 3, 2 2 और 2। बताइए ये 3 आकृति आपके पास हैं, इसमें कौन कौन सा समरूप है और कौन कौन सा नहीं है बच्चों। समरूप का मतलब ये होता है जिसके आकार एक जैसे हों, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके आकार गोल हैं और ये हमारा चौकाना है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चौखुट है, चौखुट है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज नो, नो, ये समरूप नहीं हो सकता। एक यहाँ वर्ग है और एक यहाँ आयत है, तो ये भी समरूप नहीं हो सकता। दिस इज नो बच्चों। अब ये तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखना, तीसरे नंबर को देखना बच्चों। सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। हम इसे प्यार से बोलेंगे बाबू आप तो समबाहु हो। यहाँ पर देखो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये समबाहु है। तो अब आप कह सकते हैं कि जिस समबाहु त्रिभुज, आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि उसके बनने का तरीका सेम होता है। हाँ, बनने का तरीका सेम होता है। ठीक है, बनने का तरीका क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। और दूसरी चीज ये होती है ना कि उसका एंगल बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं ये समरूप है। ये क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग फंस जाओगे। बोलो कैसे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग बिल्कुल फंस जाओगे। बोलो फंसा दूं क्या? तो ये यस, आइए वह क्वेश्चन जिसमें पूरे बिहार के बच्चे फंस जाएं। सर दे दो क्वेश्चन, दे दो दे दो दे दो दे दो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कहते हैं हमने एक त्रिभुज बनाया जी, बड़ा प्यारा सा त्रिभुज था। ठीक है, बड़ा प्यारा सा था। ये था 2, ये था 3 और ये था बच्चा 2। ये वाला पार्ट, सॉरी 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 सॉरी, छोटा 3 3, ये बड़ा, ये था 2, ये था 3 और ये था बच्चों 4। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ा त्रिभुज बनाया इस तरह से, इस तरह से। हमने इसे बोला आप हो 4, आप हो 6 और आप हो 8। इसका हमने नाम दिया A B C, इसका नाम P Q R। एंगल को समझना बड़े प्यार से, हड़बड़ी करोगे दिक्कत हो जाएगी। 60 40 70, 60 40 70। बताओ, आप ये बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, बताओ है या नहीं। ठीक है आ जाओ। अधिकांश बच्चों का उत्तर है कि सर समरूप नहीं है, जबकि जो थोड़े से दिमाग लगा रहे हैं वो कह रहे हैं सर समरूप है। बच्चों देखो, इसका कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसके एंगल्स बराबर हैं, अगर उसके कोण, पहली बात है बच्चों ये देखिए कि उसके कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण। अब आप बोलोगे सर संगत कोण क्या होता है, अच्छा नहीं समझ रहे हो, आ जाओ समझाते हैं संगत कोण क्या होता है। अगर मैं ऐसे कहूं भाई साहब कि तुम यहां से, सॉरी ये नहीं जा रहा है, अगर मैं इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखता हूं, ध्यान देना, समझाता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। अरे भाई साहब एकदम समझाते हैं। एक त्रिभुज है, दूसरा है ना, आ जाओ समझाता हूँ क्या होता है। अरे सब क्यों जा रहे हैं, तुमको ले जा रहे हैं अकेले ना, हाँ आ जाओ। ये देखो यहाँ ध्यान दो, इसे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, समझ रहे ना। संगत कोण का मतलब ये होता है कि इसका माथा इसके माथे के संगत है इसे कहते हैं संगत कोण।
इसको यहाँ मिलाओ और ये संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के उसके ऊपर में बिठा दिया जाए तो वो जो मैच करेगा, कौन कौन सा हिस्सा किससे मैच करेगा, वो संगत कोण होता है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे संगत कोण क्या होता है। तो बच्चों कोई भी त्रिभुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले उसका संगत कोण चेक करना चाहिए नंबर 1 पर। तो हमने देखा बच्चों ये 60 है और इसके माथा पर भी 60 है। वाह, वेरी गुड, यस। अगर आप 40 देख रहे हो, यहाँ भी 40 है, कितना प्यारा बात है। यहाँ भी 70 है और यहाँ भी 70 है। तो पहला आपको यही चेक करना था सबसे पहले, फर्स्ट नंबर, कि त्रिभुज अगर समरूप होगा तो नंबर 1 संगत कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहली बात है कि उसके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होंगे। संगत कोण एकदम बराबर होंगे। दूसरी बात बताओ क्या होगा? दूसरी बात, संगत भुजा। अब फिर एक सवाल खड़ा हो गया, सर संगत भुजा क्या होता है? वही चीज़ है, अगर मैं इसके ऊपर में रखता हूँ, ऊपर में, तो आप सोचो कि इसका संगत, यहाँ देखो ये वाला जो संगत है ना, ये वाला संगत, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, संगत भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बराबर होना चाहिए ना, बराबर नहीं, उसका अनुपात भी बराबर होगा तो चलेगा। जैसे हम कहते हैं ए बी का संगत कौन है? जल्दी बोलो, ए बी का संगत, ए बी का संगत बोलो जल्दी से। सर ए बी का संगत होगा पी क्यू, तो कहेंगे पी क्यू, समझ रहे ना? ए बी का संगत होगा पी क्यू। बच्चों उसी प्रकार से बी सी का संगत क्या होगा? तो आप कहेंगे बी सी का संगत होगा क्यू आर, क्यू आर। तो बी सी का संगत होगा क्यू आर। देन आप कह सकते हो कि ए सी का संगत क्या होगा? तो ए सी का संगत, अरे भैया कहाँ से आ जाते हो, ए सी का संगत होगा पी आर। इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, अनुपात भी बराबर होगा तो चलेगा। अब देखो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान देखो कितना है। सर ए बी का मान तो 2 दिया गया, तो मैं लिखूंगा 2 बटा पी क्यू का मान क्या है? पी क्यू का मान देखो बच्चा 4 है, 4। जब 2/4 को आप कटाओ, है ना, हो गया। फिर बी सी का मान क्या है? बी सी का मान 3 है, तो आप कहोगे सर 3 बटा क्यू आर का मान क्या है? क्यू आर का मान 6 है, तो लिखोगे 6 बराबर में ए सी का मान क्या है? ए सी का मान 4 है। और पी क्यू है ना, पी आर का मान ध्यान से देखो, पी आर का मान क्या है? पी आर का मान 8 है। अब इसको आप कटा के देख लो जी। इसको अगर आप इसे सरलतम भिन्न में बदलोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो प्यारे बच्चों आपने ये देखा कि इसके संगत कोण का जो अनुपात है, सॉरी माफ करना, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। ठीक है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। ओ यहाँ पर सर 180 नहीं पुर रहा है, अच्छा रुक जाओ बच्चों, मिस्टेक हो गया है। अच्छा यहाँ नहीं पुर रहा है ना, अच्छा हो सकता है 6 7 13, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया था बच्चा। लो ठीक कर देता हूँ, सही कह रहा है ना, सही पकड़ा आपने। यहाँ सर 50 डिग्री कम से कम कर दो, क्योंकि 180 भी तो पुराना है, बेइज्जती क्यों कर रहे हो? हाँ सही बात है, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। वो त्रिभुज का बेइज्जती था बच्चों, मैंने ठीक कर दिया, ये मान गलत था सर आपका। हाँ अच्छा, वाह वेरी गुड। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 2 त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, 2 त्रिभुज समरूप हो सकते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए, ध्यान देना, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और कई बार बच्चों त्रिभुज नहीं देकर के दे देता है क्या? बहुभुज। त्रिभुज की जगह पर दे देता है बहुभुज। बहुभुज में आ गया आपका चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। कहते हैं कि 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज के समरूप होने के शर्तों को लिखें, समरूप होने के शर्तों को लिखें, होने के शर्तों को लिखें। जल्दी बताइए कौन कौन सा शर्त है? शर्तों को लिखें, कौन कौन सा शर्त होगा बच्चों, जल्दी बताओ।
समरूप होने के शर्त लिखें। तो लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे कि दो त्रिभुज या बहुभुज के समरूप होने के निम्न शर्त हैं। निम्न शर्त हैं बच्चों। शर्त क्या है? उत्तर बोलो भाई साहब, उत्तर, क्योंकि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसा शायद आता नहीं, पता नहीं, उत्तर लिखना है कि निम्न शर्त हैं। निम्न शर्त हैं, शर्त है नहीं है। नंबर एक, उनके संगत कोण आपस में बराबर हों। उनके संगत कोण आपस में बराबर हों। आपस में क्या हो, जल्दी बोलो, बराबर हो। संगत कोण आपस में बराबर हो। नंबर 2 बोलो, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। या फिर ये भी लिख सकते हो आप, एक ही अनुपात में हो, उसी को प्यार से समानुपातिक भी कहते हैं। आपकी इच्छा जैसे लिखो। भुजाएं समानुपातिक हो, समानुपातिक हो, आपकी इच्छा जो ले सकते हैं। यही 2 चीजें लिखनी है और आई थिंक आपको बहुत प्यार से आप समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया किस प्रकार से चीजें होती हैं। सर 2011 में भी आया था, हो सकता है आया हो। 2014 का मुझे याद है कि आया था क्वेश्चन मेरे एग्जाम में, कि दो त्रिभुज या बहुभुज के समरूप होने के शर्त को लिखें। मैंने ये 2 शर्तें लिख डाली थी, ठीक है। उस समय समझ में कम आया था, पर रट लिया था मैंने कि ऐसा ऐसा होता है जी, ठीक है, हो गया। आइए अब समझते हैं बच्चों सर्वांग सम को। सर्वांग सम क्या होता है? हमने कहा कि अगर बच्चों एक वृत्त है, ध्यान देना, एक वृत्त है इतना बड़ा और एक वृत्त इतना बड़ा, सेम टू सेम होना चाहिए। सर्वांग सम में क्या है ना कि आप हम सकल कह सकते हो, हम सकल, फोटोकॉपी ये पूरा फोटोकॉपी है कि प्यारे बच्चों, ये अगर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। एकदम नहीं होता है वो फोटोकॉपी बच्चों, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम है तो हम इसे कहते हैं सर्वांग सम है। अब बच्चों समरूप, ध्यान देना, एक चीज मैंने भूला, मैं एक चीज भूल गया, चलो ठीक है आगे बता देता हूँ। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम में क्या होता है कि इसका आकार, नंबर 1, सबसे पहले आकार तो सेम होना ही चाहिए। सबसे पहले क्या सेम होना चाहिए बोलो? आकार सेम होना चाहिए, एक ही जैसा आकार होता, देखो एक ही जैसा है ना, हाँ सर। दूसरा इसका आमाप, यानी इसका जो माप है, आमाप बोलो या माप, मेजर यानी माप, वो भी समान होना चाहिए। माप भी समान होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, एकदम इत्तू रत्ती सा भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। सर आप ये क्लास को जानते हो, हाँ दोस्त हैं सब, तो दोस्त ही पढ़ाते हैं हम लोग चलो जी, सब बढ़िया दोस्त हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो 4 और हमने क्या लिखा, 4। तो बच्चा हमने क्या देखा कि ये 4 है और ये क्या है, 4 है, जिसके आकार और आमाप दोनों क्या हो, समान हो, ठीक है ना। उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सर्वांग सम। बच्चों सर्वांग सम को ऐसे लिखा जाता है, सर्वांग सम को ऐसे, ये है सर्वांग सम का। और इसके पहले जो मैंने बताया वो था समरूप। समरूप में सिर्फ ऐसे होता है, ये समरूप और ये सर्वांग सम, समरूप और सर्वांग सम। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वांग सम किसे कहते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग सम, तो पहले बच्चों क्या लिखेंगे, है ना, वैसी ज्यामिति है ना, 2 ऐसी ज्यामिति आकृतियां, 2 ऐसी ज्यामिति आकृतियां, ज्यामितीय, ज्यामितीय आकृतियां, मितीय शायद दुर्गीकार होगा, ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार एवं अमाप, आकृतियां जिनके आकार एवं अमाप, जिनके आकार व अमाप एवं अमाप समान हो, अमाप समान हो, समान हो, कॉमा, सर्वांग सम कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सर्वांग सम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है ना, पहले बच्चों सर्वांग सम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एकदम दोनों जो है ना एक सेम जैसा होना चाहिए। जैसे कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं रे, जैसे देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, ध्यान देना। मेरे पास है बच्चा 1-1 रुपए का 2 सिक्का, देखो ये 1-1 रुपए का 2 सिक्का है और ये दोनों सिक्का अगर आप देखोगे ना एकदम समान है। कैसे देखो, यानी सर्वांग सम आकृतियां, एक के पीछे अगर दूसरा चला जाए ना तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। देखो देखो यहाँ
देखो एक के पीछे दूसरा सिक्का है, आपको पता भी नहीं लग रहा है, सिर्फ मोटाई ज़्यादा हो गई है, बाकी सब सेम है। देखो ये है सर्वांग सम, फोटोकॉपी, ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। सर्वांग सम प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ कि एक मैंने वर्ग बनाया, ध्यान से देखना, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा जो मैं वर्ग बनाऊंगा ना, अगर सर्वांग सम मुझे करना है तो ये वाला भी 4-4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अगर दोनों 4-4 सेंटीमीटर का दो वर्ग है तो ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। संस्कृत की भी क्लास है, इसलिए मैं 2 मिनट और पढ़ाता हूँ, मात्र 2 मिनट। कहते हैं ध्यान से, ध्यान से, कि मैंने क्या बोला था कि भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त, भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त डॉट डॉट होते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, होते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि समान त्रिज्या वाले वृत्त, डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। प्यार से देखना भाई, अगला क्वेश्चन है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां डॉट डॉट होती है, डॉट डॉट होती है। सभी, क्या सभी समरूप आकृतियां डॉट डॉट होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं, लेकिन ये चारों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा है बच्चों कि ध्यान से देखना, और लिख दूं क्या, और लिख देता हूं, चलिए। दो त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण डॉट डॉट एवं संगत भुजाएं डॉट डॉट होती है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा है, ध्यान से देखना। पहला मैंने बोला बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैंने बोला क्या आपको, मैंने बोला कि भिन्न त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी अलग अलग त्रिज्या वाले अगर दो वृत्त हैं तो वो सर्वांगसम कभी नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हमने बोला कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, तो हमेशा हमारा आंसर होगा बच्चों कि यह समरूप होते हैं। दूसरी बात, समान त्रिज्या वाले वृत्त, जितने भी समान त्रिज्या वाले वृत्त हैं बच्चों वो होंगे सर्वांगसम। अब ऐसा नहीं है कि यह सर्वांगसम होगा तो समरूप नहीं हो सकता, समरूप भी होगा लेकिन सर्वांगसम होगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां, जितने भी सर्वांगसम आकृतियां आप उठा के देख लो, सर्वांगसम आकृतियों में क्या होता है बच्चों कि आकार भी सेम है, आमाप भी सेम है, लेकिन हमें तो अगर समरूप पढ़ना है तो सिर्फ आकार भी मिलेगा तो चलेगा। समझो मेरी बात को, आपको चावल भी खाना है, आपको रोटी भी खाना है, दोनों खा लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल गया बच्चों, सॉरी, चावल और रोटी खाना है, आपका सबसे पसंदीदा चावल है, आपको चावल रोटी दोनों मिल गया, तो क्या गलत बात है? गलत बात है नहीं ना, अच्छी बात है। तो कहते हैं बच्चों कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम है? नो, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि समरूप होने के लिए सिर्फ आकार सेम होना चाहिए, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए उसके कोण भी समान होना चाहिए, आमाप भी समान होना चाहिए, तो नो। अगला, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर। यहां खाली स्थान में आएगा बराबर। दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती।
समानुपाती में तो समझते हैं ना, एक ही अनुपात में होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और सारा क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। बोलो जी सही है, ठीक है बच्चों। तो बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा बेहतर लगा होगा, ठीक है ना। तो सॉरी जी, आज मैं आपको समरूपता का नियम नहीं पढ़ा पाया, सॉरी बच्चों। समरूपता पढ़ा दिया मैंने, क्या नहीं पढ़ा, हाँ समरूपता का नियम बच गया, कुछ और बचा, समरूपता का नियम। कल बच्चों मैं पढ़ा दूंगा समरूपता का नियम कि एस एस कौन कौन सा नियम होता है ना। ए से समरूप हैं, एस से समरूप हैं, ए से समरूप हैं, एस ए से समरूप हैं, ए से समरूप हैं, एस से समरूप हैं, ऐसा बहुत सारा आता है, वो हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ए से, ठीक है। तो समरूपता के जितने भी नियम है वो हम कल की क्लास में करेंगे बच्चों। दूसरी बात है, कल मैं आपको ये भी बताऊंगा समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय को प्यारे बच्चों मैं कल बताऊंगा, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। फिर सर कौन सा क्वेश्चन बनेगा फिर प्यारे बच्चों ऐसा वाला क्वेश्चन आप बनाना सीख लोगे, ऐसा वाला ए बी और सी और ऐसा देखे पी क्यू आर, ये वाला क्वेश्चन आप कल की क्लास में सीखोगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे जी, ठीक है ना। चलो सर जी क्या लिखो, सर जी आपका क्लास से हो जाएगा, स्कूल नहीं जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, स्कूल का कोई ज़रूरी नहीं है कहते हैं सर थेल्स प्रमेय, सर 3 आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता क्या? होता है बच्चों, पर यहाँ हम 2 ही आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 आकृतियों का हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पढ़ने से बिल्कुल हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं शाम के ना, हम लोग अब संस्कृत, नेक्स्ट क्लास हमारी संस्कृत की होगी 11 बजे बच्चों, 11 AM पर संस्कृत व्याकरण की क्लास होती है। आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है ना। व्याकरण के बाद बुक भी हमारा इसी टाइम पर होगा 11 बजे। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, अगर आपने गुरुजी के क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए। कम से कम 1 के लाइक तो हमारी क्लास में होनी चाहिए फटाफट से। अभी भी 600 लोग देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दें सब लोग एक साथ। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, एक बार में 1 के लाइक पार हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरी बात है प्यारे बच्चों कि एक बेहतरीन वीडियो आज आपको मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी जिसमें आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप हमारे पेड क्लास में इसका अगर आप खोजेंगे सर इसका ये जो आपने पढ़ाया इसका PDF कहाँ मिलेगा बच्चों, आपको अब अंतिम समय आ चुका है, वो समय जहाँ पर आप PDF से पढ़ें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस हमारे PDF से पढ़ें, हमारे नोट्स से पढ़ें। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ें। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए अभी तक किसी कारणवश, आप लोग अभी भी मौका है, अच्छे से जुड़ के आप क्लास कीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़िए। 7700879453 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या WhatsApp पर हमसे बात कीजिए, मैसेज कीजिए। सर हमें आपका ऑल नोट्स लेना है, हमें आपका ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ चाहिए। आपका पेड WhatsApp ग्रुप में जुड़ना है जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्लास कितने बजे होने वाली है, अगर नहीं हुई तो क्या कारण था, सब कुछ बताते हैं हम उसमें। तो इसका फीस है बच्चों मात्र 251 रुपये, जो आपकी तैयारी के सामने, आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर 251 रुपये दे करके आपके 10 नंबर भी ज़्यादा आ गए ना, 20 नंबर भी, तो समझो ये तो सोने पर सुहागा है। तो बच्चों ये आपका बोनस नंबर लाने के लिए, और एग्ज़ाम टाइम मेरा पूरा सपोर्ट होगा आपको, जो लोग हमारे पेड WhatsApp पर जुड़े हैं। 251 रुपये फीस है। आप नीचे लिंक दिया गया, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप पेमेंट करके हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं 11 बजे जी, बेहतरीन क्लास होने वाली है संस्कृत व्याकरण की। जय हिंद बच्चों, ठीक है ना, ठीक है चलता हूँ। यस कहते हैं सर नंद हिंदी के बारे में कुछ बताओ, प्रयास बिल्कुल करेंगे। लव यू बच्चों, मिलते हैं 11 बजे, सब लोग लाइव आइएगा थोड़ी देर के बाद 11 बजे, ठीक है। लव यू सभी को, बाय।